Good morning students and my dear friends. Today is 28th of August 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मिंट की पीडीएफ के लिए भी आप मिंट की रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is don't hope for a life without problems. There is no such thing. Instead, hope for a life full of good problems. और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिया कंपनीज एबिलिटी टू रीपे डेट पिक्स अप। मिंट ने एक एनालिसिस करी है अप्रॉक्सीमेटली 382 BSE 500 लिस्टेड कंपनीज की। तो BSE 500 इंडेक्स की 382 कंपनीज की एनालिसिस करी है मिंट ने और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR जो है वो 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है जून क्वार्टर में, जो कि मार्च के क्वार्टर यानी प्रीवियस क्वार्टर से 6.73 टाइम्स ज़्यादा है। सो व्हाट इज दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? व्हाट इज दिस ICR? ICR is also called as times interest earned or interest coverage ratio. It is basically a measure. It is basically a financial measure of a company's ability. Abilities of what? Abilities to honor its debt payment. And it may be calculated as either EBIT or EBITDA divided by total interest expense. So EBIT को total interest expense से divide करके we can get this ICR, and it is basically a financial ratio that measures company's ability, that how much able company to honor its debt payment. और इसी ICR को इंक्रीज होता हुआ बताया जा रहा है कि जून क्वार्टर में पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में 7.0 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। हालांकि अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल के ICR से कंपेयर करें इन्हीं कंपनीज की, तो पिछले साल का जो इन कंपनीज का ICR था वो 7.22 था, जो कि पिछले साल से इस जून क्वार्टर का ICR कम है। हालांकि आप यहाँ पर थोड़ा सा इस पर्टिकुलर एनालिसिस को अगर डीपली एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि इस एनालिसिस में बैंक्स, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं की जो कंपनीज हैं उनको एक्सक्लूड किया गया। इट मीन्स BFSI जो कंपनीज हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। जनरली BFSI कंपनीज जो होती हैं उनका ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होता है। तो ये जितनी इसके अलावा जो अदर कंपनीज हैं उसमें से 382 कंपनीज पर ये एनालिसिस करी गई है और इन कंपैरिजन टू मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर में इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी इनके डेट रीपेमेंट कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है और इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग। तो इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी कंपनीज की जो इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये कि कंपनीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रही हैं। अब सडनली कंपनीज प्रॉफिटेबल क्यों हो रही है? तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट, यानी जो इनपुट कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई है, चीपेस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जिसकी वजह से कंपनीज की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है। और पिछले कुछ टाइम में पैंडेमिक के टाइम से अगर हम देखें तो कंपनीज ने अपना जो डेट है वो रिड्यूस भी किया है, क्योंकि इकॉनमी को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी बनी। तो कंपनीज जो है वो अभी नए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, तो डेफिनेटली जो नया डेट है वो नहीं ले रही, अपने पुराने जो डेट्स हैं, जो लोन्स हैं उनको पूरा कर रही हैं, जिसकी वजह से कंपनीज पर जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दीज 2 फैक्टर्स कंपनीज की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो रही है। कैसे? क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो रही है। भाई अगर इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, इंटरेस्ट जो है वो लोन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो रही है। इन टर्न कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिससे कि उनकी जो लोन रीपेमेंट कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, ICR कैन बी डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। सो EBITDA को इंटरेस्ट कॉस्ट से डिवाइड करके वी कैन गेट द ICR ऑफ एनी कंपनी. So these are the 2 factors: reducing input cost, significant debt reduction, and conservation of the cash
are contributing towards this ICR increase. So this is Indian firms interest coverage ratio. You can just have the glimpse of it. जून 2022 से लेकर के जून 2023 का कंपैरिजन दिया हुआ है BSE मिड कैप कंपनीज का और BSE 500 कंपनीज का. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. सो बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर. NFRA to list out frequent lapses to alert auditor management. NFRA stands for National Financial Reporting Authority. तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बहुत जल्द ही एक सर्कुलर इशू करने जा रही है. किस लिए सर्कुलर इशू करने जा रही है? फॉर आउटलाइनिंग द फ्रीक्वेंसी or frequently observed deviation in the preparation of financial statements and statutory audit. तो बेसिकली जितनी भी जो मैनेजमेंट और ऑडिटर्स हैं, जो कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उन कुछ प्रैक्टिसेस को उन्हें किस तरीके से अवॉइड करना है. देयर आर सर्टन माल प्रैक्टिसेस दैट दे नीडेड टू बी और अवॉइडेड, दे स्ट्रिक्टली नीडेड टू बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेटर डिस्क्लोजर एंड बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो इसको इंश्योर करने के लिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो एक सर्कुलर बेसिकली गाइडलाइंस इशू करेगी बहुत जल्दी. और उस गाइडलाइंस के अंदर ये बताया जाएगा कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिट्स की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें लूप होल्स हैं, डेविएशन हैं स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिसेस से, बेंचमार्क से डेविएशन, और किस तरीके से उन डेविएशंस को, उन लूप होल्स को, उन माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड कर सकते हैं टॉप मैनेजमेंट और ऑडिटिंग कंपनीज. अब सडनली नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है सो कहाँ से एक गाइडलाइंस आएगा. तो रिसेंट अगर हम देखें तो उसने कुछ केसेस इन्वेस्टिगेट किए, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जहाँ पर कई सारे डेविएशंस जो हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, ये ऑब्जर्व करी गई हैं. और इसी के अकॉर्डिंग जो NFRA है वो क्वालिटी रिव्यूज़ कर रहा है पिछले कुछ सालों से, और उन्हीं डेविएशन को ऑब्जर्व करके अब ये गाइडलाइंस इशू करी जा रही है, जैसे कि बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इंश्योर किया जा सके बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें, और जो ऑडिटर्स हैं दे शुड अवॉइड दोज प्रैक्टिसेस, दोज डेविएशन, so that better disclosure norms और better corporate governance can be established. तो कई सारे जो डिस्क्लोजर के समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट के समय कई सारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है. अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट से लेकर के रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस फॉर एथिक्स, कई सारे नॉर्म्स आते हैं जो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि जो ऑडिट है उसकी क्वालिटी क्या. सो NFRA प्रॉप्स एंड ऑडिट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट्स रिफर्स टू वेरियस रिक्वायरमेंट दैट अकाउंट्स प्रिपेयर एंड ऑडिटर्स हैव टू फॉलो. तो उन्हीं को लेकर के कई सारे क्लैरिफिकेशन और रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव की क्लियर पिक्चर जो है इस गाइडलाइंस के थ्रू आएगी. प्रॉबली ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे एरिया, ग्रे एरिया, जो ऐसे एम्बिगुअस एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, उस इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस से वो प्रैक्टिसेस जो है वो एरिया जो है वो और ज़्यादा क्लियर होगा, और इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्कुलर जो है वो NFRA इशू करने जा रहा है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिट पेपर. सॉफ्ट बैंक इंडिया स्कोर्स ओवर $5.5 बिलियन एग्जिट्स सिंस 2018. सॉफ्ट बैंक जो कि इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर माना जाता है, किस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए. तो उसी सॉफ्ट बैंक के इन्वेस्टमेंट को लेकर के एनालिसिस है. तो बेसिकली जो उनके मैनेजिंग पार्टनर हैं मिस्टर समर जुनेजा, उनका ये इंटरव्यू है, हम बोल सकते हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं. उन्होंने भी रिसेंटली बताया कि जो लार्ज स्टेज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स है, लार्ज स्टेज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर दैट इज सॉफ्ट बैंक, वो नवंबर 2018 से अप्रॉक्सीमेटली $5.5 बिलियन का एग्जिट कर चुकी है इंडियन पोर्टफोलियो से. तो जितना इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसको देखें कि इतना एग्जिट किया, तो 2018 से अप्रॉक्सीमेटली $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन मार्केट से निकाल चुका है सॉफ्ट बैंक, सिंपल वर्ड में. और एंड आउट ऑफ टोटल 1.5 बिलियन वॉज बुक्ड इन लास्ट 12 to 18 months. तो जो उसका 1.5 बिलियन है वो पिछले 12 से 18 महीने पहले ही उसने इन्वेस्ट किया था इंडिया में. तो इंडिया से अगर एग्जिट करा तो डेफिनेटली किसी और पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे फोकस कर रहा होगा सॉफ्ट बैंक. तो सॉफ्ट बैंक इज ऑल्सो फोकसिंग और हेडिंग टूवर्ड्स यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका. और इसके अलावा इस पर्टिकुलर अमाउंट के अलावा $1.5 बिलियन और लिक्विड है और ट्रेडेबल इक्विटीज़ हैं जिसमें आगे एग्जिट कर सकता है सॉफ्ट बैंक. तो कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका ये कहना है कि पोर्टफोलियो हमारा मैच्योर हो रहा है, तो डेफिनेटली एग्जिट तो हो गई. ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि हम क्यों एग्जिट कर रहे हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस स्ट्रैटेजी, और हर साल लगभग अगर 2 नहीं तो 1 एग्जिट हमें करना ही होता है. मोर इन्वेस्टमेंट वी हैव मेड सिंस इंडिया ऑफिस ओपन 5 years ago
तो 5 साल पहले जब इंडिया में इन्होंने अपना ऑफिस ओपन किया था मुंबई में, जहाँ से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तब से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली इतना एग्जिट जो है वो कर चुकी है कंपनी, और आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट भी होंगे, एग्जिट होंगे। रिसेंट में अगर हम देखें तो सॉफ्ट बैंक हैज़ मेड पार्शियल एग्जिट इन प्राइवेट स्टार्टअप सच एज लेंसकार्ट, फर्स्ट क्राई एंड booked profit from listed startups such as पेटीएम, जोमेटो, डिलीवरी एंड पॉलिसी बाजार। हालांकि कुछ फॉर्म्स में अगर हम देखें या स्टार्टअप्स में देखें, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में अभी भी सॉफ्ट बैंक है, उसकी होल्डिंग्स है, बट सॉफ्ट बैंक इज द बिगेस्ट एग्जिट सो फार वॉज फ्रॉम द फ्लिपकार्ट इन 2018। तो एग्जिट भी कंटिन्यू है और इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू। अगर फ्लिपकार्ट में 20% का जो स्टेक था इंडियन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में, तो वो वॉलमार्ट को सेल करता था अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन में। तो सब्सिक्वेंट रिटर्न के बाद जो है अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो सॉफ्ट बैंक है वो इंडियन जो स्टेक्स हैं उनसे एग्जिट कर रहा है। रीजन बिहाइंड पोर्टफोलियोज आर बीइंग मैच्योर्ड एंड दे आर नाउ इन्वेस्टिंग इनटू अनदर कंपनी इन अनदर कंट्री। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। बिफोर सेबी रिपोर्ट एंटिटी टेक्स ₹600 करोड़ AEL पोजीशन। तो कल सेबी ने अपनी जो रिपोर्ट है अडानी ग्रुप की जो प्रॉब रिपोर्ट है उसको सबमिट किया है, क्योंकि अगर आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट डेट दी थी उससे पहले ही सेबी को वो रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, इंक्वायरी रिपोर्ट थी, वो सबमिट करनी थी। अ सिंगल मार्केट पार्टिसिपेंट टुक अ डेरिवेटिव पोजिशन वर्थ an estimated rupees 600 करोड़ इन अदानी एंटरप्राइजेस। AEL में एक अननोन सिंगल मार्केट पार्टिसिपेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, AEL में, दैट इज अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि फ्लैगशिप कंपनी है अडानी ग्रुप की और निफ्टी 50 स्टॉक में अभी भी लिस्टेड है। तो जस्ट बिफोर इंडियन मार्केट रेगुलेटर सबमिटेड इट्स स्टेटस रिपोर्ट ऑन अडानी प्रॉप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन 25 अगस्त। तो ऐसा पता चल रहा है कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमें AEL में देखने को मिला है। और इसके बाद ये स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज होगा कि प्रोबेबली जो सेबी की रिपोर्ट आई है उसमें जो एलिगेशन है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट वो उनको क्वैश किया गया, कोई सीरियस एलिगेशन या सीरियस लूपहोल्स नहीं पाया गया है अडानी फर्म्स में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। दिस इज एन इन्फोग्राफिक्स अबाउट जेंडर डाइवर्सिटी चेक इन इंडियन कंपनीज, जहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि जो वुमेन प्रेजेंस है NSE लिस्टेड कंपनीज़ में या जो टॉप कंपनीज़ है उसमें वुमेन की कितना % शेयर है, कितनी वो टॉप पोजीशन होल्ड करती हैं, कितना उनका एवरेज रेम्यूनरेशन है इन कंपैरिजन टू मेल सेगमेंट। जनरली कहा जाता है कि हमें इंडियन कंपनीज़ में ही क्यों, जितनी अगर बात करें जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है सब में वुमेन को कई सारे हर्डल्स और ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते हैं टॉप पोजीशंस अचीव करने के लिए, इवन जॉब एंट्री के लिए भी। और इसमें आपने कई बार इसे ग्लास सीलिंग, जॉब डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी आपने पढ़ा होगा कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में। तो उसी को लेकर के इन्फोग्राफिक्स है कि जो वुमेन्स हैं उनकी बोर्ड में किस तरीके से प्रेजेंस है। तो NSE लिस्टेड कंपनी का ये देख सकते हैं कि शेयर ऑफ फर्म्स विद एटलीस्ट 1 वुमेन इन देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर के 23 तक का डेटा दिया हुआ है। इसके बाद शेयर ऑफ वुमेन अमंग द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ NSE लिस्टेड कंपनीज, एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन NSE लिस्टेड कंपनीज बाय जेंडर, कि फीमेल को कितना मिलता है, वुमेन को कितना मिलता है, मेल को कितना मिलता है। तो हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखें तो जो फीमेल रेम्यूनरेशन है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल फॉर द वेरी सेम पोजीशन दे आर होल्डिंग इन एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस डेटा कैन बी यूजफुल फॉर यू to substantiate your answer, especially in long questions or to get a good mark. अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सेबी प्रॉप्स लाइकली टू सजेस्ट नो मेजर लैप्सेस बाय अडानी कंपनी। जैसा कि अभी हमने मिनट में डिस्कस किया है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को जो सुप्रीम कोर्ट ने टास्क दिया था कि वो अडानी गोडम की जो कंपनीज हैं, जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करें, उन पर इंक्वायरी करें और देखें कि उन्होंने कितने सिक्योरिटी लॉज जो है वो वायलेट किए हैं। तो अभी जो रिपोर्ट सबमिट करी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 25 को, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल के लिए अभी रिपोर्ट तो ये पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन जो पीपल अवेयर इस मैटर में उनका कहना है कि फिलहाल के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने कोई मेजर लूप होल्स जो है वो नहीं पाया है अडानी ग्रुप में। और उस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन भी लेना था कि वो अडानी ग्रुप के अगेंस्ट जो केसेस हैं उसमें कैसे किस तरीके से वर्डिक्ट देगी। तो ऐसा कहा जा रहा था कि अगर कोई सीरियस वोलेशन होता तो डेफिनेटली रेगुलेटर के एक्शंस और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जो सीरियस एक्शन है वो फेस करने पड़ सकते थे अडानी ग्रुप को। बट मार्केट रेगुलेटर अकॉर्डिंग टू द सोर्स फैमिली द रिपोर्ट हैज़ नॉट फाउंड एनी इंपॉर्टेंट और वेरी मेजर लैप्सेस इन अडानी कंपनीज pertaining to the non-disclosure of party-related transaction, any party-related transactions.
और जो भी छोटे बहुत एलिगेशन पाए भी गए हैं वो बहुत ज़्यादा पेनाल्टी नहीं अट्रैक्ट करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की पेनाल्टी जो होगी वो प्रॉबली अडानी ग्रुप पर लगाई जा सकती है। लेकिन स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन को लेकर के, पॉसिबल इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स को लेकर के ऐसा कोई भी जो है वो एलिगेशन या कोई लैप्सेस जो है वो इस 150 पेज की रिपोर्ट में नहीं इंडिकेट किया गया है। और जो कि हिंडनबर्ग ग्रुप का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिगेशन था कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण या इनसाइडर ट्रेडिंग को यूज़ करते हुए अडानी ग्रुप ने अपने स्टॉक प्राइसेस जो है उसको फॉल्सली मैनिपुलेट किया है, ओवर प्राइस्ड किया है, हाईली वैल्यू इन्फ्लेट किया है। हालांकि फिलहाल के लिए सेबी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है। दैट व्हाट टू एक्सपेक्ट, वन की एलिगेशन पर्टेनिंग टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय सेबी, और उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पेनाल्टीज या देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ की पेनाल्टी जो है वो अडानी ग्रुप पर लग सकती है। तो 22 आउट ऑफ 24 इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड वॉयलेशन बाय अडानी ग्रुप्स हैव बीन कंक्लूडेड, और फिलहाल के लिए कोई मेजर लूपहोल जो है वो नहीं पाया गया है। लेट अस सी next article number 5 that is given on page number 4 of Business Standard. PM India is the solution to global supply chain issue. पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ये जो 2 मेजर इवेंट हैं, इन्होंने ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई चेन है उसको बहुत ज़्यादा डिसरप्ट किया है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ये रियलाइज़ हुआ कि जो बिजनेस डील्स हैं, जो ट्रेड है, वो इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन। उसी ड्यूरेशन में इंडिया जैसी कंट्री ने आत्मनिर्भर भारत जैसा जो मिशन है, जो स्कीम है, उससे वो लाया। उसके बाद से कई सारी कंट्रीज़ में हमें एंटी ग्लोबलाइजेशन की जो वेव है वो देखने को मिली। कंट्रीज आर नाउ लुकिंग इनवर्ड्स, दे आर लुकिंग इनवर्ड्स फॉर बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री फॉर देयर की रॉ मटेरियल फॉर देयर कमोडिटी नीड। और ये सिर्फ इंडिया के ही केस में नहीं है, जब में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के केस में एंटायर ग्लोबलाइजेशन की जो स्टेज है ये देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। कई सारे जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप कर गए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस आए। तो कोविड के बाद फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से रशिया पे कई सारे सैंक्शन लगे हैं। इन सब की वजह से पूरा जो सप्लाई चेन का इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो उसी को लेकर के G20 बिजनेस कम्युनिटी, या बोल सकते हैं इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने संडे को बोला है कि इंडिया कुड बी द वेरी ट्रस्टेड पार्टनर फॉर एफिशिएंट सप्लाई चेन टू G20 बिजनेस कम्युनिटी। तो जो G20 कंट्रीज हैं, जो G20 मेंबर नेशंस हैं, उनके लिए इंडिया कैन बी अ रिलायबल एंड एफिशिएंट सोर्स फॉर डिफरेंट कमोडिटी। तो B20 समिट इंडिया 2023 में, जो कि ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी का, उसकी न्यू दिल्ली में वो इवेंट हो रहा था। और इस इवेंट में पीएम मोदी ने बताया कि किस तरीके से इंडिया जो है प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक टाइम में जो चेंज हुआ, और किस तरीके से इंडिया ने डिजिटल रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्री 4.0 में अपना जो इमर्जेंस है वो इंक्रीज़ किया है, और किस तरीके से इंडिया जो है इस ग्लोबल सप्लाई चेन में, जहाँ पर अभी तक चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट चिप था या ब्लॉकिंग चिप था, अब उस जगह पर इंडिया चाइना को रिप्लेस करने के, कई सारे अदर कंट्रीज को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, या रिप्लेस अगर हम ना बोले तो उस पर अपना पार्ट या अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इंडिया वांट टू बी इमर्ज एज अ एफिशिएंट, रिलायबल, मेजर ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर। और इसीलिए कई सारी स्कीम्स, अगर आप कंटिन्यूअसली रेगुलर हैं इस चैनल पर तो बताओ, PLI स्कीम लॉन्च करी गई आत्मनिर्भर भारत के तहत, अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए मेक इन इंडिया, मेड इन, इस तरह के कई सारे स्किल इंडिया, तरह के सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। इन सबका ओवरऑल पर्पस यही था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। इंडिया को चाहे वो लेबर सप्लाई हो, या हम बोल सकते हैं वर्किंग हैंड की सप्लाई हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की सप्लाई हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड की सप्लाई हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड की सप्लाई हो, उन सब केस में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना करके एक सप्लाई चेन पार्टनर के फॉर्म में इमर्ज करना। तो उसी पर्टिकुलर फोरम में जो B20 समिट हुई है उसमें इंडिया के इम्पोर्टेंस को, इंडिया के एक रिलायबल पार्टनर होने के इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम अवर प्राइम मिनिस्टर। अब देख लेते हैं इसी के साथ कुछ और छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से एसोसिएटेड है। हम देख लेते हैं उनको भी यहाँ पर। इंडिया UK टू टेक स्टॉक ऑफ FTA एट हायर लेवल बाय एंड ऑफ मंथ। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया और UK के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अपनी फाइनल स्टेज में है। कुछ इंपॉर्टेंट जो कंटेंशियस इश्यूज है बस उनको रिजॉल्व करना रह गया, अदरवाइज जो प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अपने हायर लेवल ऑफ नेगोशिएशन पे है। 12th राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहा है और कहा जा रहा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ
बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ये जो हमारा FTA नेगोशिएशन है ये फाइनलाइज हो जाएगा। और अगर ये फाइनलाइज हो जाता है तो इसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देखने को मिलेगा जब इंडिया और UK जो हैं वो इस पर्टिकुलर FTA को साइन कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। विद डिजिटल कैपिटल यूजर्स हैव पावर टू बार्गेन। नीलकानी, नंदन नीलकानी, चेयरमैन ऑफ एंड फाउंडर ऑफ इंफोसिस, उन्होंने बोला कि इंडिया का जो यूनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो रहे हैं। दे कैन यूज़ देयर ओन डेटा टू अचीव द फॉर्मलाइजेशन of society and unprecedented rate while balancing the innovation and regulation। तो बेसिकली B20 समिट में जो हमारे चेयरमैन और को फाउंडर हैं इंफोसिस के, उन्होंने इंडिया के डिजिटल कैपिटल, हम बात करें कैपिटल क्या होता है बेसिकली, जिससे हम और ज़्यादा वेल्थ बना पाएँ और ज़्यादा पैसा बना पाएँ। कभी कभी आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी होता है, ह्यूमन कैपिटल भी होता है। इस तरीके से जो इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडिया का डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी है, उसको कैपिटल का नाम दिया कि इट कैन बी यूज्ड एज अ कैपिटल टू मेक मोर मनी, टू मेक मोर रिजिलियंट इकोनॉमी। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल की तरह डिजिटल कैपिटल को भी इंडिया जो है वो यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू एम्पावर द सिटीजन। और उस पर्टिकुलर एम्पावरमेंट जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो द डिजिटल कैपिटल यूजर्स हैव पावर टू बार्गेन विद द बिग कंपनीज, कि अगर कंपनीज उनका डेटा यूज़ कर रही है फॉर AI डेवलपमेंट, फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, तो इस समय यूजर के पास बार्गेनिंग पावर है, वो कंपनी से बार्गेन कर सकते हैं या वो इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपना कितना पर्सनल डेटा कंपनी से शेयर करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो डिजिटल कैपिटल नॉट ओनली इंक्लूड द इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो द डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। प्रॉब्लम्स इन ग्लोबल साउथ विल स्पिल ओवर, जयशंकर। तो B20 समिट में जो हमारे मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने बोला कि जो डेवलप नेशंस हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन जो उन्होंने किया है इसके दोनों ही साइड्स है। दोनों ही साइड्स मतलब ऐसा नहीं कि इसके सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। सो ग्लोबलाइजेशन कट्स बोथ वे। अगर आपने जो ग्लोबल साउथ है, जनरली हम वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ आपने सुना होगा और ग्लोबल साउथ सुना होगा। ग्लोबल साउथ में बेसिकली वो कंट्रीज आते हैं जो कि अंडर डेवलप हैं, लीज डेवलपिंग है, लीज डेवलप हैं या डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट के जो नेशंस हैं। और नॉर्थ में बेसिकली डेवलप कंट्रीज, वेस्टर्न इकोनॉमीज आती हैं। हम डेवलपमेंट का अगर हम नाम ना भी दें तो जो बोल सकते हैं कि रिच, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो कि जिनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वी कॉल देम ग्लोबल नॉर्थ। और वो जनरली अपर साइड ऑफ अर्थ में पाई जाती हैं, जैसे कि USA हो गया, यूरोप हो गया। तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में हमें एक जनरल डिवाइड देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा इनकम बोल रहे हैं या हम अदर रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, किसी भी तरह के डेवलपमेंट की बात करें तो उसको लेकर के ही इसी पर्टिकुलर, और कई बार ऐसा नहीं कि सिर्फ G20 फोरम में ही इस पर्टिकुलर ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ इशू को रेस किया जा रहा है। कई बार ऐसा बहुत सारे फोरम्स में कहा भी गया है कि जो ग्लोबल साउथ है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और जितने भी जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बने हैं, चाहे वो WTO हो, चाहे वो IMF हो, दे आर मेजरली फोकसिंग ऑन दिस ग्लोबल नॉर्थ। उनका जो भी पॉलिसी है वो ग्लोबल नॉर्थ पर डिपेंड करती है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ जी के जो कंट्रीज़ हैं बहुत टाइम से इग्नोर्ड रहे हैं, या उनको डेवलपमेंट में उनका शेयर नहीं मिला है। तो इसी पर्टिकुलर बात को रीट्रेट किया है हमारे जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने B20 समिट में, और उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन दोनों तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। डेवलप कंट्रीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्होंने ग्लोबल साउथ के इशूज़ को अनएड्रेस रखा तो इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और ये कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोबल साउथ कंट्रीज को ही इम्पैक्ट करेंगे, दिस कुड इम्पैक्ट द ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज। वो उसके इम्पैक्ट से अछूते नहीं रह सकते, चाहे वो इम्पैक्ट ऑफ स्लो डाउन इन न्यूट्रिशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज हो, चाहे वो सोसाइटल ब्रेक डाउन हो ग्लोबल साउथ का। इसका इम्पैक्ट हमें इंटायर वर्ल्ड पर देखने को मिलेगा, इंटायर ग्लोब पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोबल साउथ ही इस पर्टिकुलर इन सारी प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से इम्पैक्ट करेगा। So it is a high time for the every country, whether it belongs to global south or global north, they need to focus on the problem challenges faced by global south. ऐसा नहीं कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। Being in global south country, we cannot ignore the problems and challenges that are being faced by global south and especially caused by these global north development trajectory. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 that is given on page number 6 of Business Standard, sugar mills lay out road map to sweeten 50% blending target. तो हम कई बार से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के चैलेंजेस को कवर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुगर कंट्रोल की सप्लाई को कंट्रोल किया है
वीट सीरियल्स की सप्लाई को कंट्रोल किया, उसके प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल किया, और उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से अगर यही कंट्रोल रहा तो प्रोबेबली जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, ना वो शुगर मिल पाएगा, उन्होंने वीट और राइस जैसे मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है जिससे स्पेशली एथेनॉल बनता है, वो उन्हें अवेलेबल नहीं होंगे। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। इवन एज द एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम फेस चैलेंजेस, शुगर मिलर्स इन अ रीसेंट प्रेजेंटेशन टू गवर्नमेंट हैज लेड डाउन एन एम्बिशियस रोड मैप टू अचीव 50% एवरेज एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। और हम गवर्नमेंट के अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करें तो गवर्नमेंट का टारगेट कितना है? 20% पेट्रोल, 20% फॉर पेट्रोल, 5% फॉर डीजल। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनीज उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने एक बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट किया कि 50% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग करी जा सकती है पेट्रोल में बाई फाइनेंशियल ईयर 2030। और उसके लिए उन्होंने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी इन ऑर्डर टू इन्हांस द डिस्टिलेशन कैपेसिटी, जो कि गवर्नमेंट की ऑलरेडी सैंक्शन जो अमाउंट है उससे बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने कितना ऑलरेडी लाइंड अप किया है अमाउंट? अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का फॉर अचीविंग 20% ब्लेंडिंग टारगेट बाय 2025। तो गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ एलोकेट किए हैं 2025 तक 20% ब्लेंडिंग टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन जो एथेनॉल मेकिंग कंपनीज है, जो ब्लेंडिंग कंपनीज, उन्होंने बोला कि मैं 50% तक कर सकते हैं आगे आने वाले, और अगर हम एडिशनल को 5 साल और दिए जाएँ और एडिशनल 35,000 करोड़ और हमें एलोकेट किए जाएं। तो इट ऑल्सो कॉल्स फॉर एक्सटेंसिव लॉन्च ऑफ E100 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल FFV विच कैन रन ऑन 100% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो डेफिनेटली सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडिंग से ही काम नहीं चलेगा, हमारे पास उस तरह के व्हीकल भी होने चाहिए जो इस ब्लेंडेड, इतने अमाउंट के ब्लेंडेड पेट्रोल पर काम कर सकें। सो फॉर अचीविंग दिस एनुअल एवरेज नेशनलाइज ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 50% बाय 2030, द टोटल एथेनॉल सप्लाई रिक्वायर्ड टू बी 30 बिलियन लीटर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 बिलियन लीटर्स जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग रिक्वायर है 50% का टारगेट अचीव करने के लिए। और कंपनीज जो कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही हैं उनको 50,000 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके अलावा जो व्हीकल्स को लेकर के जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो आएंगे, E100 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आएंगे, उनके लिए अदर तरीके के इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगे। तो कई सारे जो चैलेंजेस हैं वो हाईलाइट किए गए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं वो हाईलाइट करी गई हैं, और ये भी बताया गया कि किस तरीके से इतना अमाउंट का जो एथेनॉल है वो प्रोड्यूस किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखें तो एथेनॉल प्रोडक्शन जो होता है वो फूड कंपोनेंट से होता है, बेसिकली शुगर हो गए, सीरियल्स हो गए। तो और इंडिया में जहाँ की माल न्यूट्रिशन और हंगर इतना हाई है, वहाँ पर आप खाने में ना दे करके उसको पेट्रोल और फ्यूल बनाने में यूज़ करेंगे तो समवेयर इट क्रिएट्स अ एथिकल डिलेमा। तो उसको लेकर के भी कंपनीज ने अपना सोल्यूशन रखा उनके अकॉर्डिंग कि जो डैमेज्ड ग्रेन्स हैं, जो डैमेज्ड मेज है, उनको यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ गुड क्वालिटी एडिबल मेजेस और ग्रेन्स। तो ये तो उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट को। सो दिस इज फ्यूचर फ्यूल एवरेज यील्ड ऑफ एथेनॉल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड स्टॉक, कितना एथेनॉल हम प्रोड्यूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीटर पर टन। तो राइस, मेज, बी हैवी मोलासिस, सी हैवी मोलासिस, शुगर केन जूसेस, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। सबसे एफिशिएंट जो है वो राइस है। और राइस की अगर हम बात करें, राइस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड कमोडिटी इन इंडिया। तो किस तरीके से गवर्नमेंट इस एथिकल चैलेंजेस को, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को, फाइनेंशियल चैलेंजेस को, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को ओवरकम करेगी, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आप फ्यूचर में हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे गवर्नमेंट इस तरह के किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। स्पेस लॉन्च्ड बिजनेस L&T प्रिपेयर्स टू एंटर ऑर्बिट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था जिस दिन ये जो हमारा लूनार मिशन जो सक्सेसफुल हुआ था, उसका तो हमने डिस्कस भी किया था कि इस तरीके से इंडिया की जो कंपनीज है, जो इंडियन कंपनीज जो बेसिकली अभी इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में एंटर किया है, उनके लिए कैसे गुड अपॉर्चुनिटी है। उसी के एक्सटेंशन में हम इस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं कि आफ्टर playing a crucial role in Chandrayaan-3 mission, now L&T is ready to make the commercial satellite launch business on a global level। तो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि इसरो ने डेवलप किया था, उसमें जिस तरीके से L&T ने अपने हेल्प या अपना जो कोलैबोरेशन किया, उसके बाद से L&T जो है वो अब इस तरह से पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि वो ग्लोबल लेवल पे इस तरह के सैटेलाइट बिजनेस में एंटर कर सकती है, कई सारे जॉइंट और कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वेदांता विंस आर्बिट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट इन $1.1 बिलियन केस। तो माइनिंग जो कंपनी है अनिल अग्रवाल की, वेदांता, उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आर्बिट्रेशन केस जो है वो जीत लिया है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली
9,545 करोड़ यानी 1.16 बिलियन डिमांड किए थे किससे, वेदांता से, फॉर हायर पे आउट फॉर इट्स स्पेसिफिक प्लोरिफेरिक राजस्थान ऑयल एंड गैस फील्ड। तो राजस्थान ऑयल गैस फील्ड में जो एक्सप्लोरेशन के राइट्स दिए गए थे वेदांता को, उसके कंटेक्स में गवर्नमेंट ने एडिशनल जो है वो पे आउट डिमांड किया था। द गवर्नमेंट हैज सॉट एडिशनल प्रॉफिट पेट्रोलियम आफ्टर it reallocated certain costs between the fields and the block and disallowed the portion of the cost incurred on laying a pipeline। तो उसी को लेकर के वेदांता और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। तो फाइनली जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल थी उसने वेदांता के फेवर में वर्डिक्ट दिया है। वेदांता हैज चैलेंज्ड सच डिमांड बिफोर आर्बिट्रेशन पैनल और कंपनी को फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन अवार्ड में जो है जीत हासिल हुई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अ रियलिस्टिक टारगेट बाय 2030। तो ये एक इंटरव्यू है BCG ग्लोबल चेयर मिस्टर हैंस पॉल का, और उसमें बताया उन्होंने कि बिजनेस या जो B20 समिट हुई है नेशनल कैपिटल में, उसमें उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे थे और उसी के ड्यूरेशन में उनका एक इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया ने जो अपने इकोनॉमी को लेकर के जो एम्बिशियस टारगेट रखे हैं वो कितने अचीवेबल हैं, कितने नहीं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं तो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। ये इंटरव्यू BCG यानी बोस्टन कंसल्टेंसी जो ग्रुप है उसके जो चेयर हैं ग्लोबल चेयर हैं उनका इंटरव्यू, और इंडियन इकोनॉमी को लेकर के क्या क्या चैलेंजेस हैं और जो टारगेट सेट किए गए हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं, उस पर आप थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस